स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1। टोटल यूनिट्स हमारी 9 है। पहली यूनिट स्टार्टिंग कर रहा हूं, डिटेल में एक एक चीज लेके चलूंगा, सारे रिवीजन नोट्स लेके चलूंगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेके चलेंगे सारे के सारे, एंड जो बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए एक एक चीज लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग 40 से लेके 45 दिन में यह सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और मे बी 10 या 15 दिन में एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, उससे 15 दिन बाद हमारे एग्जाम स्टार्टिंग होंगे। तो लगभग मेरी कोशिश रहेगी कि 40 दिन में ये पूरा रिविजन में फिजिक्स का कंप्लीट करा लूं। अभी तक स्टूडेंट्स कोई मेहनत नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां आ गया हूं। अब हम लोग मिलकर शुरू करते हैं अपनी फिजिक्स। चलो स्टूडेंट्स पहली यूनिट स्टार्टिंग कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला आएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें पहला चैप्टर अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं तो इसे मैं 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट टॉपिक जो आएगा। सेकंड टॉपिक आएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड टॉपिक जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक ही है, ये गॉस थ्योरम। इसका एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन हमेशा आता ही आता है। ये 3 टॉपिक स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग करेंगे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके हम लोग आज क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड में अभी तक आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1। अब स्टूडेंट्स मैं स्टार्टिंग करने से पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं किससे पूछूं तो बता देगा कोई, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। बट अगर मैं पूछूं कि है क्या ये बेसिकली, क्यों हम लोग फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोसिटी की पढ़ते हैं, सेकंड क्यों नहीं पढ़ते इसे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको रिवाइव कराना पड़ेगा क्लास 10th का। सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्टिंग कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में दूंगा बस, उसमें 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मेन अपना चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे। व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, देखो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी है क्या, एक फॉर्म है एनर्जी की। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग डिफरेंट टाइप की एनर्जीज पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबका एक सब टाइप की एनर्जी। वैसे एक टाइप की एनर्जी है हमारी क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which arises due to इलेक्ट्रिक चार्ज। कि ये वो फॉर्म है एनर्जी की जो किसकी वजह से अराइज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब स्टूडेंट्स हमें ठीक है पता लग गया एनर्जी है एक टाइप की, किसकी वजह से अराइज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, मैं एक बात बोलूं तुम लोगों को, तो हमने 80% जो टॉपिक पढ़ने हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ना है पूरे 12th में। पहली यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, थर्ड यूनिट जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है तो उस टाइम वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, जब चार्ज मोशन में होता है या मोशन में नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को मोशन में ला सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिफ्थ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक्सीलरेटेड फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 6 ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ते, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ेंगे, डुअल नेचर में भी नहीं पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई, फिर उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में, चार्ज के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे, और लास्ट फिर सेमीकंडक्टर आ जाएगा, उसमें भी हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स को छोड़ के और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को छोड़ के हर जगह में इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे ये बिहेव करता है। और ये हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाने वाली 12th की। अदरवाइज थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, क्योंकि 12th की फिजिक्स इमेजिनेशन बेस्ड पे। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, बट फिर भी हमें इमेजिन करके लेके चलना पड़ता है। सारी 12th की जो फिजिक्स है मेरे इमेजिनेशन बेस्ड पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा मैं। सबसे पहले कोई भी चीज हो वो 2 स्टेट में रहती है, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला स्टेट होता है हमारा स्टैटिक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स, या इसे हम लोग किस में बोलते हैं, रेस्ट में। और दूसरी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, मोशन या डायनामिक्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी 2 स्टेट में रहेगा, वन इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ मोशन, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, डायनामिक्स। अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसे शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
और ये हमारी क्या बनती है, यूनिट 1। मुझे इंट्रो देने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि तुम लोगों को क्लियर करता चलूं मैं किस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है। दूसरी यूनिट आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होता है, मोशन मींस क्या होता है, फ्लो, फ्लो का मींस क्या होता है, करंट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये बनेगी हमारी यूनिट 2 आगे जाके। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें होगा, रेस्ट में, किसी सरफेस के ऊपर हो, तो उस टाइम जो वो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल हमने देखा होगा, एक कॉम लेते हैं हम लोग, ये कॉम लिया, इसके इसे हमने रब किया लिया अपने हेयर से, प्लास्टिक की फिल्म से, तो क्या होता है इसके बाद जब छोटे छोटे हम लोग पेपर के पीसेस लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसकी साइड को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग रब नहीं करते तब तो कोई पीसेस अट्रैक्ट नहीं होते, तो उसी टाइम क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। क्लिंगिंग ऑफ स्मॉल पेपर पीसेस ऑन रब्ड कॉम, कि अगर हम लोग कंघे को रब करें और उसके पास छोटे छोटे पीसेस लाएं तो क्या हो जाता है, उस पर वो चिपक जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखा होगा, लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म आता है तो बेसिकली लाइटनिंग होती है ऊपर से। वो क्यों हो पाती है, क्योंकि जब थंडरस्टॉर्म आता है तो तेज तेज हवाएं चलती हैं, उन हवाएं चलने से बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से बादलों के जो बादल जो है, क्लाउड जो है, वो चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे मैं बताऊंगा कैसे चार्ज होता है कोई भी बॉडी। तो ये जब अपोजिट चार्जेस क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो उससे एक हैवी स्पार्किंग होती है और उससे लाइटनिंग हमारी प्रोड्यूस होती है। उससे क्या प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग। तो दूसरा एग्जांपल हो गया लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। तो एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखा होगा स्टूडेंट्स, हमने विंटर में वुलन स्वेटर्स पहने हुए हैं या वुलन क्लोथ जब पहनते हैं तो शाम को या इवनिंग में जब उन्हें उतारते हैं या कभी कभी वो रब हो जाते हैं किसी चीज से, तो उसमें से क्रैकलिंग साउंड आती है, चिटपट की एक चिड़चिड़ की आवाज आती है ना वो, तो वो जो क्रैकलिंग साउंड होती है वो भी बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिक की से होती है। क्रैकलिंग साउंड फ्रॉम वुलन क्लोथ्स। स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे कुछ एग्जांपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पहला जो होएगा, सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो आएगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, ये यूनिट 2 बनेगी हमारी। इसके एग्जांपल अगर हम लोग ले, हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट की जो सप्लाईज आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। हमारे घरों में तो सॉरी एसी आती है, बट डायरेक्ट करंट, जैसे हमने एक बैटरी ली, उसे एक एलईडी जला ली, तो उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट सप्लाई जो है वो आती है बेसिकली किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट अल्टरनेटिंग करंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा किसी ट्रांसफॉर्मर से या एसी सोर्स से, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर हो गया, एसी डायनेमो हो गया, है ना। अब वो क्या करेगा, एसी सोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है कंडक्टर के अंदर उनसे क्या कराएगा, वो ऑसिलेशंस कराएगा, डांस कराएगा, कभी आगे भगाएगा उन्हें, कभी पीछे भगाएगा, कभी आगे भगाएगा, कभी पीछे भगाएगा। तो ये उससे बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम में आते हैं और उससे बेसिकली इसमें क्या डेवलप हो जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट जो बनता है वो ऑसिलेशन की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के टू एंड फ्रो मोशन पढ़ा ना हमने 11th में, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसी करंट। एसी करंट की वेव फॉर्म अगर हम लोग देखें ना, ये ऐसी बनती है कि अपनी मैग्नीट्यूड और पोजीशन ये चेंज करता है विद टाइम। नेक्स्ट आएगा डीसी, ये एसी हो गया। अब डीसी के लिए क्या करते हैं, डीसी के लिए हमें चाहिए एक ईएमएफ सोर्स, बैटरी हो गई, जस्ट लाइक ये हमारी बैटरी हो गई, सेल हो गई, सोलर पैनल हो गया। यहां से जो हमें मिलता है वो डीसी सोर्स मिलता है। इसमें क्या कराते हैं बेसिकली, ये यहां से ईएमएफ लगेगा और वो ईएमएफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स में कंटिन्यूस मोशन कराएगा।
तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंटिन्यूस मोशन करते हैं, उसकी वजह से बनता है क्या हमारा डीसी, डायरेक्ट करंट। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये था मेरा ओवरव्यू किसका, 2 यूनिट्स का। अब मैं फर्स्ट यूनिट स्टार्टिंग करूंगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 1। अच्छा ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, और हाँ इसका वेव फॉर्म अगर मैं बनाता हूं तो सिंपली डायरेक्ट फॉर्म में होता है। ये टाइम का कॉन्सेप्ट, ये यहाँ वोल्टेज ले लो, ये तो ये था मेरा एसी और ये है मेरा डीसी। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसके शॉर्ट नोट बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बट हाँ स्टूडेंट्स एक चीज जरूर याद रखना, जब भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ पूरा एक एक चीज नोट्स बनाते चलना, मैं एक एक चीज के नोट्स बनवाऊंगा, क्योंकि नोट्स है तो हमारा 90% काम तो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। बस उस कॉपी को एक बार देखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा, इवनिंग में सोने से पहले जरूर उस कॉपी को देख लो, एक बार रिवाइज मान लो। नेक्स्ट डे जो कल पढ़ाया था वो भी 5 मिनट के लिए रिवाइज मान लो, और एक एक चीज लेके चलेंगे। अब 40 दिन में मैं एक गारंटी लेता हूं उनसे, एक एक चीज कराऊंगा मैं। तो एक बार नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर 1। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। 3 टॉपिक मैंने बताया स्टार्टिंग करूंगा, पहला टॉपिक स्टार्टिंग कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्टिंग कराने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, हमें कहां से जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जानकारी जो हमें मिलती है लगभग आज से 2621 ईयर्स बैक, 600 BC, ग्रीक में एक स्कॉलर थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने अपने टाइम में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उन्होंने क्या किया, 2 एम्बर की रॉड ली। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, 2 एम्बर की रॉड ली। ये इन्हें क्या किया, उन्होंने हवा में टांग दिया और देखा ये दोनों क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स कर रही है। कैसा होता है, कोई नॉर्मली तुम स्टिक लो और दोनों को टांग दो धागे बांध के, उनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन होता नहीं। उन्होंने क्या देखा, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं है। अब क्या किया उन्होंने, एम्बर के पहले रॉड को रब कर दिया सिल्क के क्लॉथ से। तो एक सिल्क का क्लॉथ उन्होंने लिया और उसे उन्होंने क्या कर दिया, इसे रब कर दिया। दूसरा भी एक सिल्क का क्लॉथ लिया और उससे भी उन्होंने रब कर दिया, किसे, एम्बर के इस रॉड को। रब करने के बाद उन्होंने क्या किया, इन दोनों रॉड्स को सस्पेंड किया फिर से एयर में, हवा में टांग दिया फिर से धागा बांध के। इस बार क्या देखते हैं वो, चौंक गए देख के कि रब करने के बाद उन्होंने जो देखा उन दोनों एम्बर रॉड्स को, वो दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रही थी। वो थोड़ा सा शॉक हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, पहले केस में कोई रिपल्सन नहीं है लेकिन बाद के केस में रिपल्स क्यों कर रही है, ये रिपल्सन। अब ठीक है, उन्होंने देख लिया करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कपड़े को सिल्क से, एक रॉड को सिल्क से रब कर दूं और दूसरे को वुलन से रब कर दूं। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने करके देखा कि जो पहली रॉड थी उसे तो रब किया उन्होंने सिल्क के क्लॉथ से एज इट इज, जो पहली कंडीशन में पहले एक्सपेरिमेंट में किया था। बट दूसरी रॉड को इस बार उन्होंने सिल्क से ना रब करके वुलन से रब कर दिया। अब वो देखते हैं क्या दोनों को फिर में रिपल्सन होता है या कुछ और फिनोमेना शो करते हैं ये। तो पहले को रब किया तो उन्होंने किससे, सिल्क से, बट इस बार दूसरे को उन्होंने रब कर दिया किससे, वुलन से। और क्या देखते हैं वो, इस बार ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स, सॉरी यहां रिपल्स कर रही थी और यहां ये एक दूसरे को करने लगी अट्रैक्ट। तो ऐसा क्या हुआ, पहले केस में वो रिपल्स कर रही थी और दूसरे केस में वो अट्रैक्ट करने लगी। उस एक्सपेरिमेंट को करके उन्हें काफी अच्छा सा लगा कि चलो कुछ तो किया लाइफ में। उसके बाद एक गलती कर दी उन्होंने, एक्सपेरिमेंट खुद तो किया, लोगों को और बता दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और मुझे ये चीजें देखने को मिली। अब लोगों की क्या टेंडेंसी होती है, चाहे आज के लोग हो चाहे पुराने लोग हो, कोई बंदा काम ना करे तो उन्हें परेशानी होती है, कुछ काम करे तो परेशानी होती है। उन्होंने बोला ठीक है, खुद तो लोग कुछ करते नहीं है, दूसरों को ही पॉइंट आउट करते हैं कि ठीक है बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट यार करके दिखा दिया, अब जरा ये भी तो बता दो किसकी वजह से हुआ होगा। अब थेल्स को थोड़ा सा ये लगा यार मैंने तो इन्हें एक चीज करके दिखाया और ऊपर से मेरे से क्वेश्चन आउट कर रहे हैं कैसा क्यों हुआ। तो उस टाइम उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो मैं बोला ठीक है मैं देख के बता दूंगा। अब फिर वो लोग जहां भी उसे गली मोहल्ले चौराहे पे मिलते थे, हाँ भाई क्यों हुआ वो, तो परेशान हो गया थेल्स, घर से निकलना बंद कर दिया। फिर जहां भी वो मिलते लोग
उसे वही क्वेश्चन पॉइंट आउट कर देते थे। फाइनली थक हार के एक दिन थेल्स ने झुंझला के लोगों को कह दिया किस चीज की वजह से हुआ होगा। नॉर्मली जब कोई चीज हमें समझ में नहीं आती हम कह देते हैं कि किसी चीज की वजह से हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने भी बोला कि समथिंग हैज टू बी गॉन और समथिंग हैज टू बी अराइव्ड ऑन दीज एम्बर रॉड्स, दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग ईच अदर, कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अट्रैक्ट या रिपल्स कर रही है। अब उस कुछ कुछ का नाम फिर से लोग कहते थे, बार बार उसे टीज आउट करते थे कि भाई किसकी वजह से। तो उसने एक दिन झुंझलाहट में या एक दिन ऐसे ही बोल दिया, एम्बर जो होती है, एम्बर का एक अनदर नेम भी होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ELEKTRAN, कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। इलेक्ट्रॉन से एक वर्ड बना दिया उसने मिलता जुलता, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से हुआ होगा। अब लोग ठीक अब चुप हो गए कि इलेक्ट्रॉन को, लोगों को खुद नहीं पता इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से हुआ होगा। आज जो इलेक्ट्रॉन हम लोग स्टडी करते हैं ये कुछ भी उस टाइप के लेना देना नहीं था, बट लेटर ऑन जब डिस्कवरी हुई वाकई जो बॉडी चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होती है। तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग सिल्क के क्लोथ्स को रब करते हैं किससे, एम्बर से, तो सिल्क की प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे एम्बर के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। वो क्या करेगा, एम्बर के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए। और कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। तो कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वहां पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम केस में इसे भी हमने सिल्क से रब किया था तो इस पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहां से, सिल्क ने ले लिए, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहीं से फर्स्ट प्रॉपर्टी बनी चार्जेस की कि सेम चार्जेस रिपल्सेस ईच अदर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। अब यहां क्या हुआ, जब सिल्क से रब किया था तो सिल्क का तो अपनी टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है दूसरे के, है ना। तो इसने तो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से जाएगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। बट वुलन का केस उल्टा है। वुलन क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और वुलन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो एम्बर पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहीं से सेकंड प्रॉपर्टी बनती है चार्जेस की कि डिसिमिलर चार्जेस रिपल्सेस ईच अदर। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने की वजह से बॉडीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो यहां अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, इसे एक बार नोट डाउन कर लेना। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो मैटर अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है। नो चार्ज नो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, नो इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फंडामेंटल property of electric charge, that fundamental property of matter due to which it shows its electrical behavior या electricity। जैसे जब इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं था तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स कर रही थी, नहीं कर रही थी। जैसे इन पे चार्ज आया क्या शुरू हो गया, रिपल्सन शुरू हो गया ना। तो ये वो प्रॉपर्टी है चार्ज की जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करती है। एक और सिंपल सा मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। सपोज ये मेरे पास मेटल की सीट है, एक मेटल की सीट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अब जब इसके पास में अनचार्ज एक लेके आया किसी बॉडी को, इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज, तो क्या ये एक दूसरे पे कोई फिनोमेना शो करेंगी, अट्रैक्शन या रिपल्सन? नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे भी चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज नहीं है ना। तो नो चार्ज मींस नो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, या सिंपल नो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, अब मैंने क्या कर दिया, इन बॉडीज को चार्ज कर दिया, दैट इज आफ्टर चार्जिंग।
अब ये जो मेटल की शीट थी इस पे मैंने दे दिया कौन सा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव जो भी दे दो। ये सपोज मैंने इस पे रब कर दिया था सिल्क के क्लॉथ से, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। और मैंने ग्लास की रॉड जो ली है, ये प्लास्टिक रॉड जो भी लोगे या एम्बर की रॉड जो भी लोगे, उसे मैंने रब कर दिया था किससे, वूलन क्लॉथ से, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव। और एक रॉड पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, तो उन्हें जब पास लेके आओगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन में साइन जो लगाते हैं हम लोग, एरो जो लगाते हैं वो सेम डायरेक्शन में लगाते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ही तो है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो हो रहा है। तो ये जो पॉसिबल हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई मैटर की जिसकी वजह से मैटर अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है। नो इलेक्ट्रिक चार्ज, नो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को। आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो चार्ज और अनचार्ज बॉडी को, सपोज एक एम्बर को रब किया हमने, इससे उससे इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो किस पे कौन कौन सा नेचर चार्ज आया, ये ध्यान रखना। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही है, सिमिलर चार्जेस रिपल्सेस ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। नेचर में भी हम लोग देखते हैं अपोजिट पोलरिटी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, सॉरी हाँ, अपोजिट पोलरिटी आपस में अट्रैक्ट करती है, सिमिलर पोलरिटी रिपल्स करती है। तो सिमिलर चार्जेस रिपल्सेस ईच अदर and dissimilar charges attracts each other. Attracts each other. तो हम क्या देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो क्या होगा इनमें, रिपल्जन। एक नेगेटिव चार्ज के पास एक नेगेटिव चार्ज लाओगे तो क्या होगा, रिपल्जन। रिपल्जन में एरो हम लोग सेम डायरेक्शन में अप्लाइड करते हैं। रिपल्जन क्या होता है, बेसिकली पुशिंग, कि ये इसे धकेल रहा है, ये इसे धकेल रहा है, तभी तो रिपल्जन होगा। तो ये क्या हो गया मेरा, रिपल्जन। दूसरा केस ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, या एक नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी साइड को अट्रैक्ट करेंगे। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा। सेम नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, अट्रैक्शन। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटा मीन्स होता है स्टूडेंट्स पैकेट। क्वांटा मीन्स क्या होता है, पैकेट। अब देखते हैं पैकेट कैसे रिलेटेड है। अब इसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक काफी बड़ी बॉडी ले ली, सपोज ये ले ली मैंने, एक काफी बड़ी मेटल की शीट ले ली। अब मैंने पहली जगह यहां पे रब कर दिया इसे सिल्क क्लॉथ से, सपोज 1 सेकंड के लिए रब किया और यहां पे कैलकुलेट किया चार्ज। तो वो कैलकुलेट जो चार्ज मिला मुझे वो लगभग इतना मिला। सी यूनिट है चार्ज की, कोलाम्स। एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे चार्ल्स फेड्रिस कोलाम्स, उनके ऑनर पे हमें यूनिट दी रखी है। नेक्स्ट हमने जब रब किया, अब इस बार मैंने सिल्क क्लॉथ के 2 मिनट के लिए रब कर दिया, तो इस बार मैंने चार्ज को जब कैलकुलेट किया तो लगभग इतना मिला। जब 3 मिनट के लिए रब किया तो चार्ज मुझे लगभग इतना मिला। 4 मिनट के लिए इस पर रब करके देखा
तो जो चार्ज मिला मुझे इतना मिला। पांच मिनट के लिए रब किया मैंने तो इतना मुझे चार्ज मिला। 6 मिनट के लिए रब किया तो मुझे इतना मिला। अब मैं क्या देख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां जो मुझे चार्ज मिल रहा है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रहा है। जरा ध्यान से देखो, जो चार्ज मुझे मिल रहा है बेसिकली वो एक मल्टीपल के फॉर्म में मिल रहा है। जरा ये तो ठीक है, पावर तो सेम है। अब यहां देखो जरा 1.6 डबल हो गया, फिर उसका ट्रिपल हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसे हो गया ना। और ये जो चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पे। तो सपोज मैंने 1 सेकेंड के लिए जब रब किया था तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया उस बॉडी पे। दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर था, डबल है ना इसका, 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 6 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो ऐसे में क्या देख रहा हूं, जो जब मैं बेसिकली यहां रबिंग कर रहा हूं या चार्ज लेके आ रहा हूं या आ रहा है जब चार्ज फ्रिक्शन की वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं दिख रहा, कहीं भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है। फ्रैक्शन फॉर्म में तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता। अगर तुम्हें लगे कि आधा इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। 3/2 फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा या जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज की जो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी या मेन यूनिट है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही है। इलेक्ट्रॉन्स को आधा नहीं जा सकता कभी भी। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स आएंगे, कि इलेक्ट्रॉन्स के क्या होंगे? पैकेट्स आएंगे और जाएंगे, कि एक इलेक्ट्रॉन का पैकेट आ सकता है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कि जो चार्ज आएगा वो पैकेट्स की फॉर्म में आएगा। और उसे ही बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज, टोटल या नेट चार्ज ओवर एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Q नेट चार्ज होगा किसी बॉडी पे, वो क्या होगा? प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? कोई भी इंटीजर, 1 2 3 4, कोई भी 1 हो सकता है, 2 3 4 5 डैश डैश, और ई होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कंसीडर करते हैं हम लोग 10⁻⁻19 कूलम हम लोग कंसीडर करते हैं। प्लस आएगा जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होगी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उस पर। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है, यहाँ क्वांटाइजेशन जो फिनोमिना है वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स अगर उसे हम लोग छोटे लेवल पे देखेंगे, स्मॉल लेवल पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमें 1 1 2 2 जाते हुए दिखेंगे। लेकिन जब उसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़े डाइवर्स फॉर्म में देखेंगे, तो उस पे 1 1 इलेक्ट्रॉन जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो कंटिन्यूस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी में कि इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना या मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना? तो तुमने आंसर देना इट इज बेसिक, सॉरी हाँ, माइक्रोस्कोपिक के स्मॉल लेवल पे वो चार्जेस जो होंगे वो पैकेट्स के फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें लाइन फॉर्म में जाते हुए दिखेंगे चार्ज। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मैं यहां ले रहा हूं, थर्ड प्रॉपर्टी आएगी स्केलर या एडिटिव प्रॉपर्टी में। कुछ बुक्स में वो स्केलर के नाम से और कुछ बुक्स में वो एडिटिव के नाम से। स्केलर और एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब ये स्केलर या एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? स्केलर क्या? सिंपल स्केलर फॉर्म में ऐड कर देना किस चीज को। अब चार्ज क्या है? स्केलर का है एक टाइप का, तो उसे हम लोग स्केलर फॉर्म में ऐड कर लेते हैं। तो देखो कैसे, अलजेब्रिक फॉर्म में, सॉरी। ये सपोज मेरे पास एक काफी बड़ी बॉडी थी, अब यहां फिर से मैंने वही प्रोसेस रिपीट किया, एक जगह सिल्क के क्लॉथ से रब कर दिया, तो यहां पे कितना आ गया? प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। दूसरी जगह रब कर दिया वुलन क्लॉथ से, तो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन आ गया सपोज। तीसरी जगह फिर से रब कर दिया वुलन से, तो माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ चौथी जगह फिर सिल्क से रब कर दिया, सपोज प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आया 5 सेकंड के लिए। यहाँ सपोज मैंने रब कर दिया फिर से सिल्क से,
माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया। फिर से यहाँ रब कर दिया वुलन से, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया। ये सपोज मेटल की सरफेस है। अब अगर मैं नेट चार्ज निकाल लूंगा इस बॉडी पे, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज हमारा कितना होगा, वो होगा इन सब चार्जेस का अलजेब्रिक सम। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज, जितना भी चार्जेस है सबको अलजेब्रिकली क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक इस बॉडी पे मुझे नेट चार्ज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबको अलजेब्रिकली ऐड कर लो, 1 प्लस के और -2 -1, -1 और -3 -4, -3 और -2 -6, -6 और प्लस -1, -1 और -3 माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नेट चार्ज हो गया Q इजिकल टू माइनस के 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्स, जो उस बॉडी पे नेट चार्ज हमारा आ जाएगा। दैट प्रॉपर्टी नोन एज स्केलर और एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, द नेट चार्ज over any body is algebraic sum of, calculate net charge over any body is algebraic sum of individual charges, algebraic sum of individual charges present on that body। कि किसी भी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, सब चार्जेस का अलजेब्रिक सम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, कंजर्वेटिव नेचर। जैसे एनर्जी का कंजर्वेटिव नेचर है बेसिकली, वैसे ही चार्ज का भी कंजर्वेटिव नेचर होता है। दैट इज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पता है चार्ज कंजर्वेटिव नेचर में उस फिनोमेना को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो चार्ज ना ही तो कभी क्रिएट होता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है, वो तो सिंपल मैटर के ऊपर प्रॉपर्टी है मैटर की। इलेक्ट्रॉन्स को क्या खत्म कर लोगे, नहीं खत्म कर सकते। एटम को खत्म कर लोगे, नहीं खत्म कर सकते। तो अब चार्ज है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग ही तो है। अभी आगे क्लियर करूंगा इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग क्यों ट्रीट करते हैं, प्रोटॉन्स को क्यों नहीं ट्रीट करते। अभी सिंपल याद रखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना ही तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, कि चार्ज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से हो पाता है। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग देखेंगे कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड nor can destroy, it only transfers from one body to another through exchange of electrons। कि ना ही तो चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर करा सकते हैं चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। वो किसकी वजह से होता है, वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक मेरे पास ये सिस्टम है जिसमें हमने एक सिल्क का क्लॉथ लिया हुआ, एक एम्बर की रॉड ली हुई है। अब मैंने क्या किया, इस सिल्क के क्लॉथ से एम्बर को अभी रब नहीं किया है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये सिल्क का क्लॉथ है, सिंपल ये एम्बर की रॉड है। तो टोटल चार्ज अगर मैं निकालता हूँ इस सिस्टम का नेट चार्ज, तो एम्बर के ऊपर, सिल्क के क्लॉथ के ऊपर कितना चार्ज है, 0। एम्बर पे कितना चार्ज है, 0। तो इसके पास कितना चार्ज है, 0। नेट चार्ज जो है वो 0 है वैसे, क्योंकि इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया हमारा, 0। तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, अभी 0 है। आफ्टर रबिंग मैंने क्या किया, इन्हें रब कर दिया।
आफ्टर रबिंग। तो रबिंग करने के बाद ये सिल्क पे सपोज, और ये तुम्हारा एम्बर है, सिल्क के सपोज सिल्क ने क्या किया, इसके 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके क्या किया 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 2 3 4 5। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन अगर लिए हैं तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस के 5, और इसके ऊपर कितना, माइनस के 5, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन, और इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज निकालो, क्यू नेट कितना हो जाएगा, प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन, कितना 0। तो नेट चार्ज अब भी सिस्टम का क्या रहा, 0 ही रहा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही तो एक्सचेंज हुए, एक के कम हो गए उसकी वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे ज्यादा हो गया उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव नेचर। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, फिफ्थ वन, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी इनवेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी इनवेरिएंट। इसका क्या मीन्स है, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, कि जैसे हमारा मास है, जैसे जैसे वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हमें मास अपना क्या चेंज होते हुए दिखता है ना, बट चार्जेस पे ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ता, कितनी स्पीड से बॉडी मूव कर रही है उस पर चार्जेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी 5 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन, इस पर हमारा न्यूमेरिकल भी बनता है, कई बार 1 मार्क्स या एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स ये था इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कोई भी बॉडीज चार्ज कैसी होती है उसका मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो।